Hello and welcome to Lakshya Academy. This is Prerna Sinha. As we are practicing the PYQ of the year 2017, यानी जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं 17th में फॉर इंग्लिश, हम लोग वो प्रैक्टिस कर रहे हैं. एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस. सो मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि हमारा ये जो कोर्स है फॉर झारखंड पीजीटी इंग्लिश वो 22 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है. एंड अगर आप 21 तक हमारे कोर्स में इनरोलमेंट करवाते हैं then you have to pay only 2,999 and 21st के बाद ये कोर्स वापस से 3,999 का हो जाएगा. सो 21st तक इनरोलमेंट लेने के लिए आपको सिर्फ लक्ष्य एकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है एंड हमारे कोर्स में जा करके जस्ट यूज दिस कूपन कोड दैट इज ऑफ 1000. ये जो कूपन कोड यहाँ पे मैंने दे रखा है, आपको सिर्फ वो कूपन कोड यूज करना है एंड आपको इस कोर्स में 1000 रुपी ऑफ मिलेगा, यानी आपको ये कोर्स 2,999 में मिलेगा. एंड फॉर एनी क्वेरी, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है देन यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट टू द गिवन नंबर. सो in today's class we are just moving forward to see the further questions. That is question number 51. Cheap dash and dash facilities aided the production of books. चीप क्या था? चीप पेपर या इंडस्ट्रियलाइजेशन या ऑर्डिनरी पेपर या फिर फैक्ट्रीज एंड प्रिंटिंग फैसिलिटीज या फिर पेपर एंड प्रिंटिंग फैसिलिटीज. सो ये जो प्रोडक्शन ऑफ बुक्स है वो उस टाइम में कैसे आया था लाइमलाइट में? सो ये लाइमलाइट में आया था बाय चीप पेपर एंड प्रिंटिंग फैसिलिटी, यानी कि उस टाइम पेपर्स चीप रेट में मिलते थे एंड प्रिंटिंग फैसिलिटीज भी चीप थी. सो इट एडेड द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 दैट इज पेपर एंड प्रिंटिंग. मैं फिर से बता दूं, चीप पेपर एंड प्रिंटिंग फैसिलिटीज एडेड द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. दैट इज द क्रिएटिव इंडिपेंडेंस ऑफ द रोमांटिक पीरियड वाज एक्सप्रेस्ड by Coleridge in his majestic works dash and dash. एस.टी. कॉलरिज, इनके बारे में आपको पता है, इन्होंने वर्ड्सवर्थ के साथ मिलके लिरिकल बैलेट लिखा था. ठीक है, एंड ये ना अपने एडल्टहुड में ये ओपियम लेने के बहुत ज्यादा शौकीन थे. ही वॉज जस्ट अ ओपियम कंज्यूमर. ये बहुत ज्यादा नशा करते थे. ओपियम मतलब होता है अफीम, एंड ये अफीम का बहुत ज्यादा नशा करते थे अपने एडल्टहुड में. एंड इनकी लाइफ जो थी ना, यानी एस.टी. कॉलरिज की जो लाइफ थी वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी. बिकॉज इनका जो आदत था, इनकी जो आदत थी ओपियम कंज्यूम करने की, दैट वाज वेरी बैड. सो उन्होंने, उनका जो 2 वर्क है वो बहुत ज्यादा फेमस वर्क है. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि उनका कौन सा ये 2 वर्क है जो बहुत ज्यादा मैजेस्टिक है, यानी कि बहुत ज्यादा पॉपुलर एंड फेमस है. सो द आंसर इज कुबला खान एंड द एंशिएंट मराइनर. द आंसर इज कुबला खान एंड द एंशिएंट मराइनर. मैं बता दूं, द क्रिएटिव इंडिपेंडेंस ऑफ द रोमांटिक पीरियड was expressed by Coleridge in his majestic work कुबला खान and the ancient mariner. ठीक है, तो कुबला खान के बारे में हम लोग जानते हैं कि कुबला खान बेसिकली, ये जो पोएम था बाय एस.टी. कॉलरिज, इट वाज रिटन एंड कंप्लीटेड इन 1797. कुबला खान जो था इट वाज कंप्लीटेड इन 1797 एंड पब्लिश्ड इन 1816. याद रखिएगा, बिकॉज मैं बता दूं कि ये कुबला खान जो था ना वो इनकम्प्लीट था. बिकॉज एस.टी. कॉलरिज ने ये वर्क को एज अ, वो ओपियम ईटर थे, वो ओपियम कंज्यूमर थे, वो उस नशे में लिखा था एंड इट वाज टोटली इनकम्प्लीट. ये वर्क जो था उनका, ये पोएम जो था उनका, इट वाज टोटली इनकम्प्लीट. सो मैं पढ़ रही हूँ. दैट इज कुबला खान इज अ पोएम रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज, यानी Samuel Taylor Coleridge, completed in 1797 and published in 1816. It is sometimes given the subtitles of Vision in a Dream. याद रखिएगा, जब आप कुबला खान के बुक को देखते हैं ना, तो
कुबला खान लिखा रहता है एंड अ विजन इन अ ड्रीम लिखा रहता है. सो ये जो इनका सब टाइटल है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द नेम, दैट इज अ विजन इन अ ड्रीम. ये इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं. एंड अ फ्रेगमेंट. ठीक है. अकॉर्डिंग टू कॉलरिज, प्रीफेस टू कुबला खान, द पोएम वाज कंपोज्ड one night after he experienced an opium influenced dream after reading a work describing Shangdu, the summer capital of the Mongol-led Yuan dynasty of China, founded by Kublai Khan, Emperor Sizu of Yuan. Upon waking, he set about writing lines of poetry that came to him from the dream until he was interrupted by a person from Porlock. The poem could not be completed according to its original 200 and 300 lines plan as the interruption caused him to forget the line. He left it unpublished and kept it for private readings for his friends until 1816, when, the prompting of Lord Byron, it was published. तो मैं बता दूं, जो कुबला खान था, इट वॉज अ विजन. इसका जो सब टाइटल था आप लोग जस्ट याद कर लीजिएगा, अ विजन इन अ ड्रीम इसका सब टाइटल था, एंड अ फ्रेगमेंट. ठीक है. तो कॉलरिज क्या बताते हैं कि एक रात जब उन्होंने ओपियम कंज्यूम किया था एंड वो सोए थे, तो उन्हें एक ड्रीम आया था. ठीक है. वो ड्रीम में किसका ड्रीम आया था? तो वो शांगदू था. ये जो ड्रीम था डिस्क्राइबिंग Shangdu, the summer capital of the Mongol-led Yuan dynasty of China, founded by Kublai Khan. ठीक है. वो जब ओपियम कंज्यूम करके सोए थे एंड उन्हें ड्रीम आता है डिस्क्राइबिंग शांगदू, द समर कैपिटल ऑफ द मंगोल लेड युआन डायनेस्टी. ठीक है. तो फाउंडेड बाय कुबलाई खान, ये याद रखिएगा. एंड वो जब उठते हैं उस ड्रीम से, तो फिर वो वर्क अपना लिखना स्टार्ट करते हैं. यानी कुबला खान वो ड्रीम से उठने के बाद लिखना स्टार्ट करते हैं. एंड ये जो वर्क है कुबला खान, उन्होंने ड्रीम्स में जो जो लाइंस देखी थी वो सारे लाइंस वो अपने वर्क में डालते हैं. दैट इज कुबला खान में वो सारे लाइंस को डालते हैं. एंड फिर क्या होता है ना कि एक पर्सन है फ्रॉम पोरलॉक उन्हें इंटरप्ट कर देता है एंड वो अपने रिदम से टूट जाते हैं. एंड दैट्स व्हाई ही वाज अनेबल टू कंप्लीट कुबला खान. ये हमारे साथ भी होता है कि अगर हम कोई चीज या किसी भी चीज में ध्यान लगा के कुछ काम अगर हम कर रहे होते हैं एंड इफ समवन इंटरप्ट अस, तो हमारा क्या होता है ना, वो कंसंट्रेशन भंग हो जाता है. ठीक है. तो सेम वो जब पोएम लिख रहे थे एंड उन्होंने जो ड्रीम अपने जो ड्रीम में वो सारे लाइंस को देखा था पोएट्री का, एंड दैट ही वाज जस्ट राइटिंग इन हिज वर्क, एंड अ पर्सन फ्रॉम पोरलॉक जो है वो उन्हें इंटरप्ट कर देता है. एंड उनका ये जो वर्क है, ये जो पोएम है उनका कुबला खान, इट वाज जस्ट अनफिनिश्ड. एंड उन्होंने क्या किया था, प्राइवेट रीडिंग्स के लिए अपने फ्रेंड्स के लिए रखा था. बट लॉर्ड बायरन की वजह से ये पब्लिश होता है कब? 1860 में. इसलिए कंप्लीट तो 1797 में हुआ था, पब्लिश 1816 में था. ठीक है. ये जैसे कि ये पूरा वर्क कंप्लीट नहीं है. ठीक है. सो ये जो स्लाइड्स के जो लाइंस हैं सारे मैं बता दूं, बिकॉज each and everything is very important in this slide. So अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं एंड अगर आप पढ़ते पढ़ते के साथ साथ ही नोट्स बना रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए. बिकॉज मैं कुछ कुछ पॉइंट्स जो बोल रही हूँ मैंने उसे स्लाइड्स में नहीं डाल रखा है. सो मैं जो बोलूं वो जस्ट आप नोट करते जाइए. ठीक है. सो कुबला खान just written by S.T. Coleridge in 1797 and published in 1860. ठीक है. So now coming to next question. सो आंसर क्या होगा? कुबला खान एंड द एंशिएंट मराइनर. और हाँ, द एंशिएंट मराइनर के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो वर्क था यानी कि वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज का जो वर्क था लिरिकल बैलेड्स, आपने सुना ही होगा. उनका जो वर्क था लिरिकल बैलेड्स, उसका ये उस इस वर्क का ये फर्स्ट पार्ट था. यानी कि पहला पोएम था वो लिरिकल बैलेड्स का. फर्स्ट पोएम था द एंशिएंट मराइनर. एंड ये स्टोरी, एक मराइनर रहता है एंड एल्बेट्रस की वजह से कुछ अपशगुन हो जाता है एंड
दैट्स इट। वो बताता है, वो सारी अपनी स्टोरी को नरेट करता है, वो एक वेडिंग गेस्ट को इस स्टोरी को नरेट करता है कि सिर्फ इकलौता यही बचा हुआ था, बाकी सारे लोग उसके जो फेलो फ्रेंड्स थे वो सारे मर जाते हैं, एंड इट वाज ओनली द मराइनर जो बचा हुआ था। सो ये जो वर्क है उनका, दीज टू वर्क्स यानी कुबला खान एंड द एंशिएंट मराइनर आर हिज मैजेस्टिक वर्क्स, यानी एस टी कॉलरिज के ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर एंड वेरी important work है। So answer is Kubla Khan and the Ancient Mariner. Essay writing achieved new heights with Essays of Elia. Essays of Elia किसने लिखा था? सिंपल, इस क्वेश्चन का मतलब सिंपल है, Essays of Elia किसने लिखा था? So it was Charles Lamb. तो Essays of Elia क्या है? It was a collection of essays. मैं बता दूं, Essays of Elia जो है वो collection of essays है। एंड ये जो चार्ल्स लैम्ब है ना, ये अपने एसेस के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। चार्ल्स लैम्ब जो है ना वो अपने एसेस के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। सो एसे राइटिंग अचीव न्यू हाइट्स विद एसेज ऑफ इलिया व्हिच इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज बाय चार्ल्स लैम्ब हु इज फेमस फॉर हिज एसेज। ठीक है, सो द आंसर इज चार्ल्स लैम्ब। Now coming to the next question, that is, which stage of life is Wordsworth talking about in the prelude when he says, fair seed time had my soul and I grew up, fostered alike by beauty and fear. ये जो लाइन्स हैं, ये लाइन्स है प्रिल्यूड की। मैंने आप लोगों को प्रिल्यूड के बारे में प्रीवियस कोर्स में बता रखा है, मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है कि प्रिल्यूड contains of 14 books। ठीक है, प्रिल्यूड जो था 14 बुक्स में था, एंड 14 बुक्स में जो पहला टाइटल था वो था चाइल्डहुड का, एंड लास्ट था, लास्ट ये फर्स्ट था, लास्ट जो था वो क्या था? वो कंक्लूजन था। याद रखिएगा, लास्ट जो था कंक्लूजन था। एंड ये जो लाइंस है ना, fair seed time had my soul and I grew up, fostered alike by beauty and fear. It was taken from the childhood. ये जो उनका पहला पार्ट था यानी पहला बुक था प्रिल्यूड का, चाइल्डहुड, वो उसी से ये लाइंस ली हुई है। मैं वर्ड्सवर्थ के बारे में बता दूं कि आज जो प्रिल्यूड था ना, इट वाज ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ, राइट। ये उनके लाइफ के बारे में है प्रॉपर, एंड आपको पता है कि ये 1850 में ये पब्लिश किया गया है प्रिल्यूड। ठीक है, सो वर्ड्सवर्थ के डेथ के 3 मंथ्स के बाद इनके इस वर्क को पब्लिश किया गया है। एंड वर्ड्सवर्थ के बारे में मैं एक चीज और बता दूं, वर्ड्सवर्थ जब 8 इयर्स के थे ना, तो उनकी मदर की डेथ हो जाती है। आप लोग लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं, वर्ड्सवर्थ जब 8 इयर्स के थे यानी जब वो 8 साल के थे तो उनकी मदर की डेथ हो जाती है, एंड जब वो 13 इयर्स के हुए तो उनके फादर की डेथ हो जाती है। सो वो क्या होता है ना कि वो ऑर्फन हो जाते हैं, एंड उनका लाइफ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहता है, बिकॉज पेरेंट्स के बिना बीइंग वो अपने लाइफ को ढंग से मैनेज नहीं कर सकते हैं। सो प्रिल्यूड में उन्होंने अपने लाइफ के एक फैक्ट्स को बताया है। ठीक है, सो ये जो लाइंस है, fair seed time had my soul and I grew up fostered alike by beauty and fear. उनके मन में एक डर सा था, बिकॉज पेरेंट्स नहीं थे, ऑर्फन थे। ठीक है, सो द आंसर इज चाइल्डहुड। एंड मैं फिर से बता रही हूँ कि वो 8 इयर्स में उनकी मदर की डेथ होती है, एंड जब वो 13 इयर्स के थे तो उनके फादर की डेथ हुई थी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 55, दैट इज, डैश becomes the victim of his या her own egoism in Middlemarch। ठीक है, तो मिडलमार्च वाज रिटन बाय जॉर्ज एलियट, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बता रखा है। इट वाज सेट इन अ फिक्शनल टाउन दैट इज मिडलैंड, एंड ये जो ये जो लाइंस हैं, दैट इज, कौन थे वो कैरेक्टर जो अपने इगोइज्म की वजह से विक्टिम बन जाते हैं? हु वाज दैट पर्सन
इन मिडिल मार्च जो अपने इगोइज्म की वजह से वो विक्टिम बन जाते हैं। क्या वो डोरोथिया थी, क्या वो सीलिया थी, क्या वो कैसो बॉर्न थे, या फिर वो रोजामोंड थी? ठीक है, सो द आंसर इज कैशाउ बॉर्न। ठीक है, मैं कैशाउ बॉर्न के बारे में बता दूं कि ये जो थे ना, ये डोरोथिया के हस्बैंड थे। ये डोरोथिया के हस्बैंड थे एंड ये ओल्ड थे। हस्बैंड ऑफ डोरोथिया, ओल्ड मैन थे वो, ओल्ड मैन। ठीक है, रिच थे एंड अपने स्कॉलरली रिसर्च के लिए वो इतने ज्यादा उसमें मग्न रहते थे कि उनकी जो मैरिड लाइफ थी विद डोरोथिया, इट वाज टोटली लवलेस। ठीक है, एंड आफ्टर उनके डेथ के बाद डोरोथिया जो है वो दूसरी शादी कर लेती हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एंड ये जो उनका वर्क, जो वो रिसर्च कर रहे होते हैं, उनका ये जो वर्क रहता है वो इनकम्प्लीट भी रहता है क्योंकि उनकी डेथ हो जाती है। वो ओल्ड क्लर्जी मैन रहते हैं, रिच रहते हैं। ठीक है, एंड यही था उनका इगोइज्म, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेल्फिश भी थे, बहुत ज्यादा सेल्फिश थे। ही वॉज सेल्फिश। मैं फिर से पॉइंट्स बता रही हूँ कैसाउ बॉर्न के बारे में, दैट इज ही वॉज सेल्फिश, ही वॉज हस्बैंड ऑफ डोरोथिया, ओल्ड क्लर्गी मैन, रिच थे एंड अपने स्कॉलरली रिसर्च में इतने मग्न रहते थे वो कि उनकी मैरिड जो लाइफ थी विद डोरोथिया, इट वाज टोटली लवलेस। सो कैसाउ बॉर्न बिकम्स द विक्टिम ऑफ हिज own egoism in Middlemarch. ठीक है, the answer is कैसाउ बॉर्न। Now coming to the next question, that is skepticism, inner disturbance and dissatisfaction are the salient features of dash poetry. ये जो features दिए हुए हैं, skepticism, inner disturbance and dissatisfaction, ये कौन से poetry के salient features हैं? So the answer is Victorian poetry. Skepticism, inner disturbance, and dissatisfaction are the salient features of Victorian poetry. The answer is Victorian poetry. Now coming to the next question, that is, which word describes the emotion and tone of the neurotic woman in the wasteland when she says, "My nerves are bad tonight. Yes, bad. Stay with me. Speak to me. Why do you never speak? Speak. What are you thinking of? What thinking? What? I never know what you are thinking. Think." ये जो लाइन्स हैं, ये लाइन्स थी द गेम ऑफ चेस में। द गेम ऑफ चेस में मैंने बता रखा है पहले भी आप लोगों को कि वेस्टलैंड जो है वो 5 सेक्शंस में थे एंड पहला सेक्शन था द बरियल ऑफ डेथ, दूसरा है द गेम ऑफ चेस। एंड ये जो लाइंस हैं, ये गेम ऑफ चेस में ये लाइंस हैं एंड इसमें ना एक विमेन रहती है, वो वेट कर रही होती है किसी का, वो वेट कर रही होती है, एक बहुत एक्सपेंसिव सा रूम रहता है एंड उसमें वो वेट कर रही होती है एंड इसी में ये लाइंस कहीं गई हैं। सो ये लाइंस का मतलब होता है अर्जेंट एंड एंशियस, क्योंकि वो वेट कर रही होती हैं। ठीक है, वो एंशियस रहती है, दैट्स व्हाई वो ये लाइंस है, माय नर्व्स आर बैड टुनाइट, यस बैड, स्टे विथ मी, स्पीक टू मी, व्हाई डू यू नेवर स्पीक, स्पीक, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, व्हाट थिंकिंग, व्हाट, I never know what you are thinking. Think. So these lines are from the game of chess in Wasteland by T.S. Eliot and it means urgent and anxious. Now coming to the next question, that is, in Emma, Dash gives Jane a pianoforte, a fact which is revealed only at the end of the story. एमा में जेन को, ये जो जेन फेयरफैक्स थी, मैंने प्रीवियसली भी इसके बारे में बताया आप लोगों को कि शी वॉज एन ऑर्फन एंड कर्नल कैंपबेल जो रहते हैं उन्होंने इसकी देखभाल कर रही होती है। अगर आप लोगों ने ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन किया होगा, मेरे प्रीवियस वीडियो के ये सारे पॉइंट्स हैं, अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो आज की क्लास में आप लोगों को उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बिकॉज द क्वेश्चंस आर, देखिए जो क्वेश्चंस बने हुए हैं ना सारे बेसिकली
एमा से पूछे गए हैं, मिडिल मार्च से पूछे गए हैं, शेक्सपियर के वर्क से पूछे गए हैं, कॉलरिज के वर्क से पूछे गए हैं एंड रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिलेबस में उन्होंने जो दिया है एंड सारे वर्क्स को उन्होंने लिया है, सो नहीं, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। एमा से तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, मिडिल मार्च से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हेमलेट से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। सो ये क्वेश्चंस ना उनका आपको क्या करना है ना, क्योंकि एक एक वर्क को बहुत ही डिटेल्ड पूर्वक पढ़ना है, यानी बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ना है एक एक वर्क को। सो एमा में मैंने बताया था कि जेन जो थी वो एक ऑर्फन थी एंड जो कर्नल कैम्पबेल थे वो उनका देख रेख करते थे, उसकी एजुकेशन, बेसिकली उसके एजुकेशन का देख रेख करते थे। सो जेन को किसने पियानो फोर्ट गिफ्ट किया था, एंड ये जो फैक्ट है ये लास्ट में रिवील होता है, एमा रिवील करती है लास्ट में, इट वाज फ्रैंक चर्चिल। ये जो फ्रैंक चर्चिल था ना, उसने ही जेन फेयरफैक्स को एक पियानो फोर्ट गिफ्ट किया था। ये जो फ्रैंक चर्चिल है ना, ही वाज वेरी रिच, बहुत रिच था एंड वो मतलब जेन का मंगेतर था, ठीक है। दोनों ने सीक्रेटली एंगेजमेंट कर रखी थी। मैंने फ्रैंक चर्चिल के बारे में भी आप लोगों को बता रखा है कि उसने जेन से सीक्रेटली एंगेजमेंट कर रखा होता है। देन इट वाज फ्रैंक चर्चिल हु गिफ्ट्स जेन अ piano fourth, a fact which is revealed only at the end of the story। ये जो फैक्ट है ये लास्ट में रिवील होती है कि जेन को पियानो फोर्ट फ्रैंक चर्चिल ने ही गिफ्ट किया था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑस्टिन यूजेस द डैश पोर्शन नरेटिव इन एमा। ये जो ऑस्टिन का वर्क है, जेन ऑस्टिन का जो वर्क है एमा, ये एक थर्ड पर्सन नरेटिव है, ये एक थर्ड पर्सन नरेटिव वर्क है। एमा के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को कि एमा अपने फादर के साथ रहती है, एमा की मदर नहीं है, वो अपने फादर के साथ रहती है एंड ये मैच मेकिंग का काम करती है, यानी ये लोगों की शादियां करवाती है एंड शी इज जस्ट 21 ईयर्स, ये बस 21 ईयर्स की है एमा। तो याद रखिएगा कि ये जो जेन ऑस्टिन का ये जो वर्क है एमा, ये थर्ड पर्सन नरेटिव में है एंड जिसमें एमा की स्टोरी है जो एक 21 साल की लड़की है एंड ये मैच मेकिंग का काम करती है, यानी ये लोगों की शादियां करवाती है। So now coming to the next question, that is in Ode to Intimation of Immortality, Wordsworth sums up his philosophy of, ये जो वर्क है, ये जो पोयम है, Ode to the Intimation of Immortality, वर्ड्सवर्थ ने इसमें किस चीज की फिलोसफी को डाला है? सो द आंसर इज, इसमें चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है। बेसिकली ये जो इनका पोयम है ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, इसमें चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है। मैंने फ्यू लाइंस को इसमें डाल रखा है। सो पहले मैं बता दूं, ये जो ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये इसका टाइटल है, ये इसका टाइटल है। सो टाइटल आप लोग याद रखिएगा, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। टाइटल में ही चाइल्डहुड है तो ऑब्वियस बात है आंसर चाइल्डहुड ही होगा, टाइटल में ही चाइल्डहुड है। तो मैं बता दूं कि ना, जिस वर्क के लॉन्ग टाइटल होते हैं एंड सब टाइटल्स होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बताया गया है, also known as immortality ode या फिर ग्रेट ओड, देख लीजिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये सारे लाइन से इंपॉर्टेंट है। also known as ode या फिर immortality ode या फिर of great ode is a poem by William Wordsworth completed in 1804, published in poems in 2 volumes। उनके ये जो poems था 2 volumes में, उसमें publish हुआ था। The poem was completed in 2 parts with the first 4 stanzas written among a series of poems composed in 1802 about childhood। बेसिकली ये जो पोएम है सिर्फ चाइल्डहुड के बारे में है। तो मैंने दो स्टैंजा यहाँ पे स्लाइड में डाल रखा है ना, आई एम गोइंग टू जस्ट रीड these lines, that is, there was a time when meadow, grove and stream, the earth and every common sight, to me did seem apparelled in celestial light, the glory and the freshness of a dream. It is now, it is not now, as it hath been of yore. Turn whosoever I may, by night or day, the thing which I have seen
I now can see no more. The rainbow comes and goes, and lovely is the rose. The moon doth with delight look round her when the heavens are bare. Waters on a starry night are beautiful and fair. The sunshine is a glorious birth. But yet I know, wherever I go, that there hath passed away a glory from the earth. So ये lines हैं Ode in intimation of immortality from recollection of early childhood. Basically ये childhood के बारे में है ये poem. That's why the answer is option number 3, that is childhood. So just हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, just हम लोग एक quick revision कर लेते हैं. So पहला question है, cheap paper and printing facilities aided the production of books. दूसरा क्वेश्चन है, the creative independence of a romantic period was expressed by Coleridge in his majestic works, that is Kubla Khan and the Ancient Mariner. दूसरा क्वेश्चन है, essays writing achieved new height with Essays of Ilya, which was written by Charles Lamb. Next question में आते हैं, that is which stage of life is Wordsworth talking about in the prelude when he says, fair seed time had my soul, and I grew up, fostered alike by beauty and fear. In this line, he is talking about childhood. Prelude 14 books में है, and ये जो पहला बुक है उसका टाइटल है द चाइल्डहुड, एंड these lines are from that book, यानी कि prelude में जो childhood है उसमें से ये lines ली गई हैं. दूसरा क्वेश्चन है, it's Casaubon who becomes the victim of his own egoism in Middlemarch. ठीक है, he's होगा यहाँ पे. दूसरा है, skepticism, inner disturbance and dissatisfaction are the salient feature of Victorian poetry. So which word describe the emotion and tone of the neurotic woman in the wasteland when she says, my nerves are bad tonight. Yes, bad. Stay with me. Speak to me. Why do you never speak? Speak. What are you thinking of? What thinking? What? I never know what you are thinking. Think. इस लाइन्स का मतलब है कि वो urgent है and anxious है. These lines are from the game of chess. Now coming to next question, that is in Emma, it was Frank Churchill who gives Jane a piano forte, a fact which revealed only at the end of the story. Austen uses third-person narrative in Emma. And at last, ode to intimation of immortality, Wordsworth sums up his philosophy of childhood. ठीक है? So that's all for today. Thank you so much for watching. Meet you in the next class.